हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास फर्स्ट क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने 3-4 क्लास कर ली है इस बैच में, सारथी बैच में। तो वो हम तुम्हारी मोटिव के लिए थी, ठीक है। किसके लिए थी? मोटिव के लिए थी दोस्तों क्लास। तो उस क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा गिनतियों को, पहाड़े को, ठीक है। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। सिर्फ अभी तक हमने उसमें मैथ से जुड़ी वो चीजें कवर करी है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है, गुणा भाग करने में, जो भी है वो हमें जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। तो आपने क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी। अन्यथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। क्लास पसंद आए तभी करना है, ठीक है। जबरदस्त क्लास। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। देखो, सारथी बैच से लेकर के हम जो क्लास लेके आए ना आज दोस्तों, तो हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास है दोस्तों आज आपके लिए कौन सी? ठीक है, देखिए, सारथी बैच से, और टॉपिक है आपका वास्तविक संख्या है, ठीक है। रियल नंबर या रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्या है। और इकाई की अगर मैं बात करता हूं तो इकाई की बात करता हूं दोस्तों, तो इकाई है फर्स्ट, ठीक है। आपके मैथ में जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है आपका, वो है संख्या पद्धति से, सॉरी दोस्तों, संख्या पद्धति से। जो यूनिट है ना, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो संख्या पद्धति है। और फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है वास्तविक संख्या से रिलेटेड, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज सिर्फ हम पहले अध्याय के, इस पहले अध्याय के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तो जल्दी से बने रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों, जुड़ जाइए सभी के सभी। चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपको स्लाइड साइड में दिखाई दे रहा है ना, आपको बुक की फोटो दिखाई दे रही है सभी को, ठीक है। ये दोस्तों हम बुक लेके आए हैं, मतलब हम इसको सेल नहीं कर रहे हैं। इस बुक को हम यहाँ पे कराने वाले हैं, ठीक है। इस बुक में ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है, और ये अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। तो जैसे जैसे ये बनती चली जा रही है, वैसे वैसे मैं इसको सारथी बैच के अंतर्गत इस पूरी बुक को आपको कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कुछ आपके मैथ में मिल जाएंगे दोस्तों। जिस भी प्रकाशन का आप मैथ परचेज करते हो या आपके पास है, तो उसमें वो टॉपिक मिलेगा और उस टॉपिक के कुछ सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें अधिकांश सवाल है, ज्यादा सवाल है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज्यादा सवाल है। तो आप इस बुक को इसलिए पढ़ सकते हैं ताकि आपकी क्या हो जाए दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हमें ये भी पढ़ना है। और अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया है ना दोस्तों, तो आपके रिगार्डिंग जितने भी मैथ है आपके पास, और जितने भी टॉपिक है या जितने प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो आपको सभी इसमें मिल जाएंगे, देखने को मिल, ठीक है। सभी इस बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। यस सर के जुड़ चुके हैं सारे के सारे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं अपने सभी ग्रुपों में, जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ठीक है, सभी पे शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए, देखिए, पहला अध्याय हमारे, पहले अध्याय की अगर मैं बात करता हूं तो वास्तविक संख्या से है। वास्तविक संख्या में सिर्फ इंट्रोडक्शन की आज हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम मैं पिछली कक्षा की बात करता हूं आपसे, तो पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा होगा? पिछली कक्षा में वास्तविक संख्या के बारे में आपने पढ़ा, राइट। तो वास्तविक संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इस प्रकार की जितनी भी संख्या होगी, सम, विषम, अभाज्य, जितनी भी प्रकार की संख्या है वो आपने सभी पढ़ रखी होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, इस प्रकार की संख्या जितनी भी आपने पढ़ी है, उनमें से हम क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उनमें से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनका आगे जो है विस्तार करने वाले हैं। तो वो किस प्रकार से होगा, किस विधि से होगा दोस्तों? तो वो होगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो प्रमेय होती है, ठीक है। एक होती है आपकी एक होती है आपकी अंक गणित आधारभूत प्रमेय, जो प्रमेय होती है, ठीक है।
तो दो प्रमेय के बारे में मैं रिगार्डिंग से आपसे बात करूंगा। सिर्फ दो प्रमेय होती है, एक आपकी एल्गोरिथम प्रमेय हो जाएगी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और एक अंक गणित के आधारभूत प्रमेय हो जाएगी। ठीक है, तो आपके सामने है दोनों। चलिए, आपके सामने है डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिखी हुई है इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, परिचय है जो वास्तविक संख्या से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी बुकों में इस प्रकार से या आपको इस प्रकार से डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। चलिए देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम पहले विभाजिता को जान लेते हैं। ठीक है, विभाजिता को जान लेते हैं कि विभाजिता होती क्या है। विभाजिता ये होती है, मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास। ठीक है, तो मान के चलिए, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है, हमने मान लिया जैसे आपके पास 35 है। 35 को आपको 5 से विभाजित करना है या 7 से विभाजित करना है। तो अगर मान के चलिए आपने इसको 5 से विभाजित किया है, तो 5 सत्ते कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। 5 सत्ते 35। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें जो ये 35 है, ये क्या है? तो अगर हम इस 35 की बात करें, ये 35 क्या है, ये 7 क्या है, ये 5 क्या है, यहाँ पर ये विभाजिता का नियम जो है इस प्रकार को दर्शाता है कि भाई ये वास्तविक में है क्या। लेकिन हमने तो ये लिख दिया भाई ये भागफल हो गया। ठीक है, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। भाजक क्या होता है? जिससे भाग दी जाती है, जिस नंबर से भाग दी जाती है उस नंबर को हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। भाज्य क्या होता है? भाज्य वह संख्या होती है जिस संख्या को भाग देते हैं। जैसे कि हमने 35 को भाग दी। भागफल आपका यहाँ पर है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कोई बचा नहीं है जो शेषफल होता है दोस्तों। ठीक है, शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा है, शेषफल हमारा यहाँ पर हो गया है शून्य। इतनी बात आपने नोट कर ली है, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है एक थोड़ा सा फॉर्म के रूप में हो जाता है, समीकरण के रूप में। तो मान लीजिए, माना जैसे कि आपकी डेफिनेशन के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सभी के सभी स्लाइड की ओर देखने का प्रयास करेंगे, जितने भी क्लास को देख रहे हैं बच्चे सारे के सारे स्लाइड पर ध्यान दीजिए जो डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए माना P और Q क्या है? दो पूर्णांक है। एक P है आपके सामने और एक Q। तो P और Q क्या है? दो पूर्णांक है। ठीक है भाई, यहाँ पर उसने सीधा सीधा कहा कि जो Q का मान होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, Q का मान कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो P को विभाजित करता है। P P को विभाजित करेगा कौन? Q बराबर जब जीरो नहीं होगा तब वो है, जब जीरो नहीं होगा तब वह क्या करेगा? P को विभाजित करेगा। यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन दे दी है। क्या इक्वेशन है आपकी? P बराबर Q अपॉन, सॉरी, Q इंटू एक्स। अब ये x क्या है? ठीक है, x क्या है? x वो भागफल है। ठीक है, जो मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था दोस्तों? आपने 35 से भाग दी, 35 को भाग दे दी थी 5 से, ये 7। तो ये जो 7 है मेरा, ये क्या है? ये मेरा भागफल है दोस्तों। ये 7 क्या है? ये मेरा 7 भागफल है। और ये 35 क्या है? तो ये 35 क्या है? मेरा भाज्य है। और यहाँ पर ये 5 क्या है? तो ये 5 मेरा है भाजक। क्या है? तो ये मेरा 5 क्या है दोस्तों? ये 5 मेरा भाजक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर P बराबर Q अपॉन टू, P बराबर Q इंटू एक्स है। तो P का जो मान है ना, तो वो है 35। 35 बराबर Q जो है वो 5 है यहाँ पर, और x जो है वो यहाँ पर क्या है? 7। ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने 35 के फैक्टर है वो Q इंटू एक्स के फॉर्म में होंगे। होंगे नहीं होंगे भाई? 7 पंजे 35, 35 के फैक्टर है। तो ये जो है डिनोट करता है यहाँ पर P को, और ये Q को करता है, और यहाँ पर ये करता है S को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? मुझे ये बताइए, सभी ने नोट कर लिया है? देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लो, साफ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो ये और कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, आपका चैप्टर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, वास्तविक संख्या से आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए।
यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो है, जो मैंने अभी आपको बताई, ये ही इस प्रकार की जो है, ये यूक्लिड विभाजन के द्वारा अंतर्गत ही ये प्रमेय बनाई गई है, या इसका ही नियम। ठीक है, इसी के आधार पर है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को ए हो या बी हो, या ए बी के रूप में हो, या एक्स वाई जेड के रूप, किसी के भी रूप में हो, ऐसा अचर पद होना चाहिए, कोई नंबर ना हो। ठीक है, नंबर में तो हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको डेफिनेशन में लिखना है तो ए और बी भी लिख सकते हो आप, या एक्स और वाई भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, जब किसी को प्रदर्शित करना होता है तो हम ये जरूरी नहीं है कि उसको एक्स ही माने, ए से लेकर जेड तक तो जितने भी ये अंक होते हैं ना, राशियां होती है ये अचर वाली, इनको किसी को भी आप मान सकते हो। ए मान लीजिए आप, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, जो भी आपको मानना है दोस्तों वो नंबर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है उसने, यहाँ पर कहा गया है कि भाई माना दो ऐसे क्या है, कि ये बताइए, देखिए, माना दो किन्हीं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक ए है और एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, बी है। ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं, अब यहाँ पर पूर्ण संख्या एक क्यू है और एक आर हो जाती है। इस प्रकार विद्वान है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, इस फॉर्म में लिख दी गई है। क्या लिख दिया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में लिख दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो बात करूंगा मैं इसकी, तो ये क्या होता है मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाज्य, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भाज्य। और ये बी जो है, बी क्या कहलाएगा, तो बी कहलाया जाएगा हमारा भाजक। बी क्या कहलाया जाएगा, तो बी कहलाया जाएगा यहाँ पर भाजक। अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू होगा मेरा भागफल, और यहाँ पर अगर मैं आर की बात करूं तो ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल। क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा शेषफल। आपने इतनी बात समझ ली, इतनी बात समझ ली है या नहीं, मुझे इतना बता दीजिए कि इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भाजक बराबर भाज्य, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे क्या दर्शाया जाता है आपको, भागफल। ठीक है, और इसको हल करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हम कहते हैं दोस्तों शेषफल। शेषफल इधर लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई है या नहीं? मुझे जरा नोट करके बताइए आप, इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों या नहीं आई? चलिए, इतनी बात मुझे जरा बता दीजिए आप, समझ में आई है नहीं? डेफिनेशन पे नहीं जाना है, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जो हमारी एल्गोरिथम प्रमेय है वो ये है, और इसी के फॉर्म में क्या करना है आपको, याद करना पड़ेगा सब। ठीक है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, जहां इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे Q बराबर नहीं होता R जीरो के, Q का मान कभी भी क्या होगा, जीरो के, सॉरी, Q का मान क्या, अब तो यहाँ पर Q नहीं प्रदर्शित, क्या होगा, Q से नहीं होगा, यहाँ किससे होगा, B से होगा। तो यहाँ पर मेरी बात समझिए, कभी भी जीरो से छोटा कभी R का मान नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए, ये जो R का मान होगा, R का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, जीरो से बड़ा ही होगा। और बी का जो मान होगा वो क्या है, आर से सदैव बड़ा होगा। ठीक है, बी का मान आर से सदैव बड़ा होगा, और आर का मान जीरो से सदैव बराबर बराबर भी हो सकता है, और क्या वो हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये वाली है कंडीशन, इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ ली है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपने किसी संख्या को भाग दे दी, कोई नंबर है हमारे पास, मान के चलिए जैसे 13 है, 13 को हमें भाग देनी है। 13 को कितने से भाग दे दिए, 6 से भाग दे दो। ठीक है, 6 से भाग दोगे 13 को तो कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 6 दूनी कितना होता है, 12 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर जो बच जाएगा वो हमारा बच जाएगा 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बच गया है हमारा, इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शेषफल। और ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी, ये हो गया हमारा भागफल। ठीक। और ये हमारा हो गया भाज्य, और यहाँ पर ये वैल्यू होगी हमारी भाज्य। ठीक है। 6 हमारा भाजक हो गया, 13 भाज्य हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 हमारा भागफल हो गया, और 1 क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो इसे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है। 13, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे 6 है तो 6 × 2, और रिमाइंडर जो बच जाता है उसको प्लस में लिखेंगे इस प्रकार से। जो आर का मान है उसको हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है प्लस। इस फॉर्म में ये जो होती है, ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है। इसी को आप शर्त फर्स्ट कह सकते हो, शर्त सेकंड अगर आगे आ जाएगी तो शर्त सेकंड, और अन्यथा फर्स्ट में है तो शर्त फर्स्ट या चरण फर्स्ट के नाम से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। नियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो है ये ही है बेसिक आधार। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, भाजक क्या है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया ना। चलिए, सब कुछ क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपका प्रश्न यहां से पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों, एग्जाम में आएगा दोस्तों, इस बार एग्जाम में आएगा, ये लिखित ले लो। ठीक है। अगर वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आया तो दोस्तों, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर जितनी मैंने क्लास पढ़ा दी, ऐसे मान के चलिए एग्जाम से पहले जितनी मैं क्लास आपको करा दूंगा उसमें से क्वेश्चन आया तो आगा दोस्तों, वास्तविक संख्या में से आगा। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर उदाहरण आपके सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर क्या उदाहरण है आपके सामने, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ ली। चलिए, अब इसके आधार पर प्रश्न करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपके सामने क्या है दोस्तों, ये प्रश्न है। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आपको एक प्रमेय दी गई होगी, जो प्रमेय मैंने आपको अभी समझाई। ठीक है। वो प्रमेय है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। आइए डिस्प्ले पे देखने का प्रयास कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है, क्या क्या किसी धनात्मक पूर्णांक को, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, मुझे जरा ये बता दीजिए। क्या किसी पूर्णांक को 4q+2 के पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, जहां पर q क्या हो, एक पूर्णांक हो। तो अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है। इसमें ये नहीं आ सकता कि अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, तो इसमें और भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन इस प्रकार से बना जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 यानी के इसके 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, बस इतना बताना है आपको। उसमें अगर ये भी नहीं आया ना, जहां q एक पूर्णांक है, तब भी क्वेश्चन यही है दोस्तों, तभी भी क्वेश्चन यही है। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म में दे दे, लेकिन आपसे पूछा यही जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए बोर्ड पर आइए, और बोर्ड पर आइए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है। क्या करिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार देखिए, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, कितना समझिए ये हल। ठीक है। हल के रूप में इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जो हल है हमारा वो कैसे होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है क्या, पहले उसको ध्यान दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम हमारी प्रमेय है, वो हमारी अभी मैंने आपसे बताया था क्या, कि भाई ए बराबर बी क्यू। तो उसमें ये नहीं है कि आपने मान के चलिए, मैंने आपको बताया ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, तो आपको एग्जाम में यही लिखना है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और इसको पी के रूप में भी लिख सकते हो, इसको बी और यहाँ पर लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये इनका मान कोई किसी का भी फिक्स नहीं होता, या इनका किसी से यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। आप चाहे इस फॉर्म में लिखे तो भी करेक्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, और इस फॉर्म में लिखोगे तब भी करेक्ट हो जाएगी आपकी। सॉरी, यहाँ पर आपको बी लिखना था इधर, और यहाँ पर ए। इस फॉर्म में भी लिखोगे
तो भी आपकी करेक्ट हो जाएगी, और इस फॉर्म में भी लिखते हैं दोस्तों तब भी आपकी क्या हो जाएगी, ये प्रमेय सही हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करा है, इस प्रमेय को लिख लिया। तो प्रमेय तो हमारी हो गई है दोस्तों ये। तो यहाँ पे आपने लिखना है जहां जहां Q एक पूर्णांक है, ठीक है, या Q एक पूर्णांक है, या आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो लिखिए जहां 0 बराबर नहीं है किसके, B के, और यहाँ पर ये जो R का जो मान है वो सदैव B से के, सॉरी, मैंने देखिए यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा क्या कर दिया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है क्या, क्योंकि R को मुझे क्या करना है, इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिमाइंडर 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 सुन, रिमाइंडर से जो बड़ी वैल्यू होती है ना हमारी, रिमाइंडर से जो बड़ी वैल्यू होगी आपकी, तो उसको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा R, और R से सदैव बड़ा होगा B का मान। ये जो है B जो मैंने इधर लिखा है वो ये वाली वैल्यू, R का मान सदैव बड़ा, सॉरी, R के मान से सदैव बड़ा होगा B का मान। ठीक है, तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। मैंने बताया आप इसको B को इधर भी लिख सकते हो, A को इधर भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर P भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां जहां A एक जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक आ गई। ये जो B है, तो B बराबर आपको दिया गया है 4। 4 क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको एक इक्वेशन दी है 4Q प्लस के R के रूप में। ये वाली जो इक्वेशन आपको दी गई है 4Q प्लस के रूप में, इसके फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको ये बताना था। तो यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है जो आपकी वैल्यू होगी 0 से बड़ा या रिगार्डिंग इसके, तो हम कभी भी यहाँ पर क्या है, ये मेरी बात मान के चलिए, यहाँ पर क्या है B है। तो यहाँ पर ये जो B है इसका मान कितना है, 4। तो यहाँ पर आपने जैसे 4 रख दिया, ठीक है। अब 4 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता कभी भी B का, 4 से छोटा ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4 से छोटा ही मान आएगा उसका सदैव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 4 से क्या करना है, 4 से छोटा ही मान आना है। तो अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है कि जो R का मान होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। लेकिन 4 तो डिवाइड हो जाएगा ना उससे, तो 4 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 को हम नहीं लेंगे। देखिए, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4Q के रूप का है। 4Q 4Q दिखाई दे रहा है आगे, हाँ आगे तक चली जाएगी सीधी। 4Q लिखेंगे, 4Q+1 लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, 4Q+1 या 4Q+2, और आपका क्या हो जाएगा 4Q+3। ठीक है, 4Q+3 के के रूप का होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। इसके रूप का क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके रूप का होना चाहिए, इस फॉर्म के रूप का होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना था, देखो R का मान 3 है तो 3 बार ही लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, B का मान 4 है, तो 4 से सदैव छोटा होगा R का मान, यानी कि B के मान से। तो B का मान यहाँ पर आपको इक्वेशन जो दी गई थी वो थी 4Q+2 के रूप का होगा या नहीं होगा, उन्होंने ये पूछा था। भाई 4Q के रूप का भी है, अब 4Q+1 के रूप का भी है, 4Q+2 के रूप का भी है, और 4Q+3 के रूप का भी होगा, 4Q+। ठीक है, 4Q 4Q+2 के रूप का आपसे पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये इसका क्या है दोस्तों, हल है। आप इसको उत्तर में लिख सकते हो, या प्रूफ, या आपने लिख दिया कि सिद्ध कर दिया गया। ठीक है, बस ये 3 लाइन लिखनी है आपको, और आपको जो है यहाँ से 2 से लेकर के 4 नंबर में ये नंबर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया है सभी ने, जल्दी से इसको क्या कर लो, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए।
स्क्रीनशॉट हो गया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में दोस्तों आता है। क्वेश्चन अगर इससे पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब देखिए अब आपकी स्क्रीन पर कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है या नहीं है, मुझे जरा ये बता दीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए उदाहरण संख्या जो है 2। इसमें साफ साफ आपसे कहा गया है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होगा या 2q के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, कोई पूर्णांक है। तो कोई भी वैल्यू आपने लिख ली है, जैसे मान के चलिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर माना। ठीक है, माना यहाँ पर क्यों कोई पूर्णांक है वो तो हम लिखते हैं, या कोई ए क्या है। अब ए की बात करेंगे भाई, ए बराबर हमने जो आपको इक्वेशन दी थी क्या थी, ए बराबर BQ+A। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिखेंगे माना ए कोई ए कोई ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए कोई क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई। तथा 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 भी लिख सकते हो या तब भी लिख सकते हो आप, तब या तथा। बी बराबर क्या होगा, 2 है, वो तो है, बी बराबर 2 है। ठीक है, इतना तो है। ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको, जहां पे 2q दिया है ना, तो ये 2 कहां से लिया गया है, वो क्यों है, वो वाला 2 है। इतनी बात समझिए। तो यहाँ मान के चलिए, माना q कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो किसी पूर्णांक q, मान के चलिए भाई, इक्वेशन जो होगी यूक्लिड विभाजन जो हमारी फिर में होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार प्रमेय क्या होती है, AVQ+KR। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारी प्रमेय होती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जहां 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 जीरो बड़ा या सदैव आर से, यहाँ पर क्या होगा, देखो जीरो का मान जीरो से बड़ा भी हो सकता है, आर का मान छोटा भी हो सकता है, लेकिन आर का मान कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता बी के। तो बी का मान यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, 2 दिया गया है। बी का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो तब लिखोगे आप आर बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तब आर का मान जो हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो हम जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो तो होगा ही होगा। ठीक है, जीरो तो होगा ही होगा, भाई जीरो भी तो होगा। जीरो, वैसे जीरो का कोई रोल नहीं होता इसमें, लेकिन लिख लीजिए 0,1। इतनी बात समझ में आ गई। तो तब लिखोगे आप, तब आपको लिखना है यहाँ पर। तो तब क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका, देखिए, तो ए बराबर जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर 2q+1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं, ए कोई एक धनात्मक संपूर्णांक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, अतः 2q+1 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक या विषम पूर्णांक के रूप का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जितना और छोटा कर सकते हो आप कर लीजिए 2 लाइन में, और आप बढ़ाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा लिख दीजिए। मान लीजिए कोई
आपने धन पूर्णांक लिखा है तो क्यू भी भाई एक धन पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं जहां क्यू एक कोई धन पूर्णांक है। इसमें डेफिनेशन के रूप में आप एक लाइन को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इच्छा है आपके अनुसार पे, ठीक है। आप जितना शॉर्ट करना चाहते हो उतना शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो जल्दी से यस सर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि यस सर बात समझ में आ गई है। चलिए अब आगे